हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार, सभी को मेरी राम राम। अब जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो। बहुत बेहतरीन, आ रही भाइयों आवाज, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून भाइयों। जैसा कि हम लोग जानते हैं भाइयों और बहनों, हम लोगों ने विलियन चैप्टर को प्रारंभ कर दिया था और हम ये जानते हैं कि जो पहली डीपीपी आप तक पहुंचेगी उस डीपीपी में मैंने सांद्रता पद के भी क्वेश्चन डाले हैं। हालांकि पढ़ाया नहीं है यहां पे, आपको पता होगा कि मैंने सांद्रता पद जो है वो मोल अवधारणा में पढ़ा दिया था बेटा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन करने पड़ेंगे डीपीपी वाले, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डीपीपी वाले क्वेश्चन दिए हैं, बाहुबली बॉक्स मेथड वाले क्वेश्चन दिए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हेनरी के नियम की, ठीक है, तो हेनरी के नियम के क्वेश्चन आज मुझे कराने हैं। और दूसरी बात बतानी है मुझे कि हेनरी का नियम कहां पर लागू होता है और कहां पर लागू नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो भाइयों बहनों, नहीं मित्रों, हम लोग जानते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, इसका मतलब होता है बेटा कि हेनरी का नियम के अंदर कमियां क्या रह गई। तो सबसे पहली चीज, हेनरी का नियम केवल तनु विलियनों पर ही, तनु विलियनों पर ही लागू होता है, ठीक है, सांद्र पर नहीं, सांद्र पर नहीं। पहला पॉइंट तो यही होगा बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट सोचिएगा भाई। हाँ स्लो ही पढ़ा रहा हूं बेटा, स्लो ही पढ़ा रहा हूं, स्लो ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन ना लें आप, ठीक है। तो हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र पर नहीं। अब बात करते हैं बेटा दूसरे नियम की, ठीक है। यह कहता है कि जो गैस विलायक के साथ अभिक्रिया करती हो, या ऐसे रुक जाओ भाई, हेनरी का नियम ये वाली स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। हेनरी का नियम उन गैसों के लिए लागू नहीं होता जो विलायक के साथ, विलायक, स्लो ही पढ़ाऊंगा बेटा, स्लो ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना, स्लो ही पढ़ाऊंगा। विलायक के साथ अभिक्रिया करती हूं, ठीक है, और जो विलायकों में जाने के बाद, विलायकों में जाने के बाद आयनों में ना टूटती हो,
देखो भाई, हेनरी का नियम उन गैसों के लिए लागू होता है जो विलायकों के साथ अभिक्रिया हेनरी का नियम उन गैसों के लिए लागू नहीं होता जो विलायकों के साथ अभिक्रिया करती हो और जो विलायकों में जाने के बाद आयनों में टूटती हो। ठीक है भाई, आयनों में टूटती हो, यह बात ध्यान रखना बेटा, आयनों में टूटती हो, इनके लिए हेनरी का नियम नहीं लगेगा। अब उन गैसों का नाम मैं फटाफट बताने वाला हूं बेटा जिनके लिए हेनरी का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 4 विकल्प दे रखे होंगे और 4 विकल्प देकर वो ये पूछेगा कि बताइए कौन सी गैस के लिए हेनरी का नियम नहीं लगता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो पहले आप इसको नोट करिएगा और जब नोट हो जाएगा तो मुझे बता देना, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे बेटा, क्यों नहीं पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद शायद थर्मोडायनेमिक्स ही है। और मैं तो थर्मोडायनेमिक्स से पहले वैसे तो गैसेस वाला नीड से कट गया है, पर जो जो जरूरत का है गैस का, जितने की जरूरत है मुझे गैस के अंदर, वो मैं पढ़ाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए उस चीज से, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जहां जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तो गैसेस भी पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स से तो छोड़िए। डन। वॉइस कम आ रही है। अब देखो बेटा यहां पर, यार कोई है, वॉइस थोड़ी लो जा रही है बच्चों पे। ठीक है, डन भाई। अब देखो यहां पर, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे बेटा जो हेनरी के नियम पर लागू होंगे, जो मैं करवाऊंगा, इनको आपको करने हैं। 298 केल्विन पर CH4 का बेंजीन से प्राप्त विलयन का हेनरी स्थिरांक, ध्यान रखिएगा, हेनरी स्थिरांक की यूनिट देखकर ही जानना है कि हमें हेनरी के कौन सा नियम फॉलो करना है। तो यहां पर जो दे रखा है बेटा वो mm/Hg है, हेनरी स्थिरांक की यूनिट दे रखी है mm/Hg। इसका अर्थ तो है यानी इसकी यूनिट और दाब की यूनिट बराबर है। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है 298 और दाब दे रखा है 760 mm/Hg। तो मीथेन की बेंजीन में विलेयता पूछिए क्या होगी, मीथेन की बेंजीन में विलेयता पूछिए बेटा क्या होगी, विलेयता मतलब मोल प्रभाज। तो हम लोग जानते हैं बेटा हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से जो हमारे पास गैस का आंशिक दाब होगा वो बराबर होगा हेनरी नियतांक और गैस की विलेयता। तो हमारे पास क्या था बेटा, गैस की विलेयता निकालनी थी हम लोगों को, यस और नो। तो यहां पर जो ये होगा हमारे पास 760 बराबर हेनरी नियतांक का मान है 2 गुणा 10 की घात कितना हो गया भाई 5 और इनटू में गैस की विलेयता। अब अगर आप ध्यान से देखो 1 0 से ये हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है, और 2 ही कम 2 और ये 38 हो जाएगा भाई। तो जब ये इधर चला जाएगा हमारे पास तो जो विलेयता आएगी बेटा गैस की वो होगी 38 गुणा 10 की घात -4। और अगर दशमलव में दे रखा होगा तो बेटा इस पॉइंट को इधर लिख लोगे तो 3.8 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा गैस की विलेयता। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया भाई, हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बी वाले को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब मुझे बताइए भाई ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया, किस किस का ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब देखो बेटा यहां पर इनमें कहा गया है, अच्छा मैंने वो तो कराया ही नहीं बेटा, सॉरी, उन गैसों के एग्जांपल नहीं लिखवाए थे बेटा, गैस के एग्जांपल के नाम लिख लो पहले, एग्जांपल लिख लो बेटा, वो जो हेनरी के नियम को लागू नहीं करती ना ये वाली गैस, वो एक तो होगी हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर मान लो ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहां पर क्या बना लेगी बेटा H2SO4। और बेटा एक सल्फर डाइऑक्साइड वो जल के साथ अगर जल में घोलेंगे तो क्या कर लेगी बेटा H2SO3। एक हमारे पास अमोनिया गैस होगी, अमोनिया अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो बेटा क्या बना लेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक बेटा हमारे पास HCl गैस होगी जो जल में जाने पर H पॉजिटिव और Cl- में टूट जाएगी बेटा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा ये 4 गैस मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और HCl।
जिनके ऊपर हेनरी का नियम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं भूल गया था बेटा उसके एग्जांपल लिखना है, मैंने डायरेक्ट फिर क्वेश्चन कराना चालू कर दिया, सॉरी। ओके, हाँ बेटा, मोल प्रभाज मतलब मोल प्रभाज ही होता है बेटा वो विलेता। हाँ, विलेता को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी द्रव्यमान से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी मोल प्रभाज से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको हम मोलरता से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी विलेता निकालनी है, ये डिपेंड करेगा हेनरी स्थिरांक पर। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने भी आपको कराया बेटा, इसमें हेनरी स्थिरांक की यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर है। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हमने यहां पर मोल प्रभाज ले रखा हो बेटा, मोल अंश ले रखा हो या मोल भिन्न ले रखा हो। मोल प्रभाज, मोल अंश और मोल भिन्न एक ही चीज को कहते हैं। रेप्टाइड करूं? अब भाई इसको फटाफट नोट कर लो यार, करूंगा तुम्हारा रेप्टाइड। साइड हो गया बेटा, मैं साइड हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर सबसे पहले है निम्न में से किस गैस के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता। इनमें से कौन सी गैस के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता, ये बताइए भाई फटाफट। किस गैस के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता? बिल्कुल सही आंसर है बेटा, अमोनिया। उदाहरण में भी आया था अमोनिया, तो अमोनिया को हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे बेटा, क्योंकि अमोनिया पानी के साथ जाएगी तो बेटा वहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, अभिक्रिया कर लेगी विलायक के साथ। और जब कोई गैस अभिक्रिया कर ले विलायक के साथ तो समझ जाना उसके लिए हेनरी का नियम नहीं लगता है। तो भाई ये बात तो ठीक हो गई भाई, 81.02 बिल्कुल सही बात हो गई। अब देखते हैं बेटा आगे की कहानी में। अगला हमारे सामने ना एक क्वेश्चन है, आपको याद होगा एक क्लास में भी मैंने करवाया था, निम्नलिखित वक्रों में कौन सा हेनरी नियम का को प्रदर्शित करता है। कल की क्लास में ही पढ़ाया था कि हेनरी के नियम को कौन सा सही प्रदर्शित करता है। लोग दे रखा है यहां पर और द्रव्यमान भी है। ठीक है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं सोचने का आपको। ठीक है, और द्रव्यमान वाला क्वेश्चन है इस बार, द्रव्यमान वाला हेनरी लॉ लगाना है। आपको पता होगा हमारे पास कल था प्रेशर ऑफ गैस बराबर हेनरी नियतांक गुणा द्रव्यमान। तो दोनों साइड लोग ले लोगे तो फिर आपके पास ये हेनरी द्रव्य आ जाएगा, हेनरी का नियम। गलत बात। चलो देखते हैं अभी कितने बच्चों का सही है कितनों का गलत है। देखते हैं बेटा कितने बच्चों का सही है कितनों का गलत है। बहुत ठीक। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ रहा है। बिल्कुल, आप लोग ध्यान से देखें, ये हेनरी का नियम है बेटा, हेनरी का नियम है ये। अब यहां पर दे रखा है लोग, अगर दोनों साइड लोग ले लूंगा बेटा तो यहां पर होगा लोग पी। ठीक है, या हमें उल्टा दे रखा है ना, कुछ भी उल्टा दे रखा हो कोई बात नहीं चलेगा। सपोज करो इन्होंने ऐसे कर रखा होगा कि हमारे पास m बराबर 1/kh, ये भी एक नियतांक ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इधर आ जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस इसी का है ये। अगर मैं मान लो दोनों साइड लोग ले लूं तो लोग m बराबर लोग पी गैस बटे इंटू में 1/kh, ये हो जाएगा बेटा, राइट। तो हम जब इसके अंदर लोग लेंगे बेटा तो हमारे पास लोग पी प्लस लोग 1/kh, तो ये हो जाएगा लोग m। तो बेटा ये y बराबर mx प्लस c का ग्राफ हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर लोग m दे रखा है।
तो आप लोग देखोगे भाइयों, log m यहां पर है, log p यहां पर है, इसकी जो प्रवणता है वो -1 होगी, ठीक है। और अंत्यखंड होगा 1/kh, log 1/kh, ये इसका अंत्यखंड होगा। और सरल रेखा होगी स्ट्रेट लाइन धनात्मक विचलन के साथ, सॉरी धनात्मक कोऑर्डिनेट के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा जी इसका ए। आप लोगों को ए को टिक करना था और आगे बढ़ना था। 67.57% बच्चों का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है भाई। बाकी सी भी बेटा जी बहुत सारे बच्चों ने लगाया और बहुत ज्यादा बच्चों ने गलती करी यहां पर, उन्होंने केंद्र से होके करी। आपको याद होगा जो कल की क्लास थी उसमें मैंने केंद्र से सिर्फ उस वाली अभिक्रिया का मतलब वो करा था, समीकरण का ग्राफ बनाया था जो ये वाली थी, पी गैस और यहां पर द्रव्यमान था, या यहां पर द्रव्यमान यहां पर गैस थी, सॉरी प्रेशर था, वो केंद्र से होके जाएगी। पर जब यहां पर लोग लग जाएगा बेटा फिर तो अंत्यखंड आ जाएगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन भाई क्या है, अब थोड़ा दिमाग लगाना भाई। यहां पर नाइट्रोजन के गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान 1 × 10⁵ वायुमंडलीय है। अगर आप हेनरी स्थिरांक की बात करोगे तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि बेटा इसकी जो यूनिट है वो वायुमंडलीय है। यहां पर कौन सी समीकरण लगानी चाहिए मुझे, कौन सी समीकरण लगानी चाहिए बेटा। नाइट्रोजन का मोल प्रभाज 0.8 है, ठीक है। तो 10 मोल जल में 5 वायुमंडलीय दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के विलित मोलों की संख्या बतानी है, कितनी होगी भाई। देखो जो वायुमंडलीय दाब है वायु का, वो हमारे पास क्या है, 5 वायुमंडलीय दाब है। और नाइट्रोजन का मोल प्रभाज कितना है बेटा हमारे पास, नाइट्रोजन का मोल प्रभाज कितना है बेटा हमारे पास 0.8 है। अब इसको मैं समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने 11वीं क्लास में डाल्टन का नियम पढ़ा होगा और हेनरी का नियम पढ़ा होगा, तो देखो हेनरी का नियम तो यहीं पर आ जाएगा। हेनरी का नियम क्या होगा, हेनरी के नियम से, ठीक है, हेनरी के नियम से हम लोग कर लेंगे कि भाई नाइट्रोजन का प्रेशर यानी नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर हेनरी नियतांक जो कि दे रखा है, और यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, मोल प्रभाज होगा नाइट्रोजन का, जिससे आप लोग ये भी कर लोगे कि भाई मोल प्रभाज पता लग गया तो फिर आप मोलों की संख्या ज्ञात ही कर लो, क्योंकि 10 मोल दे रखे हैं जल के, ये सब आप निकाल लोगे। प्रॉब्लम यह है कि ये जो दाब दे रखा है ये नाइट्रोजन का आंशिक दाब नहीं है, ये है बेटा जी कुल दाब, वायु का कुल दाब दे रखा है। इन्होंने बोला भी है दाब पर वायु में, है ना। अब भाई ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो आप लोगों को डाल्टन के आंशिक दाब का नियम होगा जो 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था, और हो सकता है उस टाइम तक नीट का सिलेबस कवर ना हो, मतलब कटवाया ना गया हो, स्कूल में पढ़ाया गया होगा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ठीक है। तो जरा देखो भाई, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम से क्या था बेटा, वो था मेरे पास कि अगर मुझे किसी गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है तो मुझे उस गैस का मोल प्रभाज पता होना चाहिए और टोटल दाब पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, टोटल दाब पता होना चाहिए। अब मुझे उस गैस का मोल प्रभाज पता है, वायु में कितना है 0.8, वायु में कितना है 0.8, और बेटा कुल दाब कितना दे रखा है 5 वायुमंडल। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 4 ATM या 4 वायुमंडल आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का जो दाब हुआ बेटा वो कितना हो गया, 4 हो गया। और आप लोग जानते भी हो प्रकृति में 80% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो कुल दाब का जो 80% है वो नाइट्रोजन ही लगाएगी। तो अगर वायुमंडल में एक वायुमंडल है तो 0.8 वायुमंडल किसका होगा, हमारे पास नाइट्रोजन का होगा। और अगर बेटा 5 ATM है तो उसका 4 होगा, 80% है। यहां पर हमने रखा बेटा जी 4, यहां हमारे पास क्या है, हेनरी नियतांक का मान दे रखा है 1 × 10⁵ 5। अब यहां पर लिख सकते हो आप नाइट्रोजन के मोल बटे
नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल। अब क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के मोल जल की मोल की तुलना में बहुत कम है, कैसे पता लगेगा भाई? जल के मोल दे रखे हैं 10, देखो 10 मोल दे रखे हैं, जल में घोला गया, और इन परिमाणों से पता लग रहा है कि नाइट्रोजन के मोल 4 गुणा 10 की घात -4 -5 -4 -6। आप लोगों को फिजिक्स में एक बात पढ़ाई गई होगी, अगर किसी मान के तुलना में कोई दूसरा मान उसके 5% से कम है तो आप उसको नगण्य मान सकते हैं। तो बेटा ये 10 की घात -4 -5 -6 10 की तुलना में तो बहुत ज्यादा कम हो गए, है ना? तो इसीलिए हमने क्या करा, इसके हर में से इसको हमने नगण्य मान लिया बेटा नगण्य। और नगण्य मानने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, 4 बराबर 10 की घात 5 नाइट्रोजन के मोल, और क्योंकि जल के मोल 10 हैं तो ये कट जाएगा ऐसे, एक घात यहां पर 4 बचेगी, उधर चला जाएगा ये। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन के मोल आ गए बेटा वो आएंगे 4 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, 4 गुणा 10 की घात -4, और 4 गुणा 10 की घात -4 दे रखा है बेटा विकल्प ए में। तो आप विकल्प ए वाले को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। हेनरी के नियम में जो दाब होती है ये किसी गैस का आंशिक दाब होता है, समझ में आई? डाल्टन के नियम में आंशिक दाब निकालने का तरीका होता है कि भाई कुल दाब जो भी दे रखी होगी, टोटल दाब, उसको उसके मोल प्रभाव से मल्टीप्लाई कर दो। ये सारी बातें 11वीं क्लास की हैं। अब मुझे बताइए बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने यहां तक समझ लिया? ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? डन। भाई देखो ये छोटी छोटी जानकारी फॉर्मूले में मान रखना, ये तो तुम्हें आना चाहिए यार। मैं आज कुछ बोल नहीं रहा है, पता है मेरा आज बोलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। यही हूं बेटा, यही हूं। ठीक है भाइयों, ठीक है, एग्री एग्री एग्री। मैं मान लिया बेटा, गलती हो गई मुझसे। देखो 11वीं क्लास में एक चैप्टर था गैसेस पर, देखो 11th क्लास में, 11th कक्षा में हम चलो मान लेते हैं कि ये चैप्टर जो है कट गया है, ठीक है, पढ़ाया नहीं गया होगा, कोई बात नहीं है, और अब ये नहीं है पार्ट। पर जब आएगा, जब इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा अलग से, तो अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन में इसका प्रयोग हो रहा है, उसके पीछे सुन लो, ठीक है। एक होता है हमारे पास डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। प्रूफ और डेरिवेशन बाद में करवा दूंगा, अभी मेरी बात सुन लो। जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है बेटा, यानी कंटेनर का मतलब कोई सिलेंडर है, कोई बर्तन है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गैस हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गैस हो सकती है बेटा। हरे रंग की दिखा दी मैंने, पीले रंग की दिखा दी मैंने, ठीक है, अब सफेद रंग की भी दिखा देता हूं। ऐसे अलग अलग गैस हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग उसके कण हो सकते हैं। अब मैंने ये मान लिया कि भाई यहां पर हर एक गैस का जो अपना दाब होता है, जैसे सपोज करो कि भाई आप लोगों का ना 10 लोगों का एक ग्रुप है, सुनना मेरी बात, 10 लोगों का ग्रुप है,
और वो किसी ट्रैक्टर को आगे खींच रहा है, धक्का मार रहा है, कार को धक्का मार रहा है, तो कोई हम लोग कहेंगे कि भाई इन लड़कों में बहुत दम है, इन्होंने तो भाई ट्रैक्टर धकेल दिया, इन लड़कों की पावर बहुत खतरनाक है भाई, इनसे मत टकराने तो ट्रैक्टर को भी खींच ले जाते हैं। अब मेरी बात सुनना, इसी तरीके से क्या होता है, जो हवायु होती है, जो पूरा मिक्सचर होता है गैस, उसके कुल दाब को हम कहते हैं पी टोटल। क्या कहते हैं बेटा? पी टोटल। और आप लोग ये भी जानते होंगे दोस्तों कि जैसे आपकी इंडिविजुअल का मतलब है अलग अलग शक्तियां भी अलग अलग हैं। अगर मान लो 10 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें राहुल जो है, मतलब टोटल जो फोर्स लग रहा है, टोटल जो दाब लग रहा है, वो टोटल फोर्स पे बात करता हूं मैं ना, दाब रिलेट कर लेना। टोटल फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है और 10 लड़के हैं जिसमें अलग अलग साइज के लड़के हैं, तो बेटा किसी की ताकत 15 न्यूटन होगी, किसी की 5 न्यूटन होगी, किसी की 25 न्यूटन होगी, किसी की 5 न्यूटन होगी, किसी की 10 न्यूटन होगी। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग फोर्स लगाया। और भाई किसी भी इंसान का जो अपना फोर्स होता है उसको कहते हैं आंशिक फोर्स। जैसे मैंने कहा कि राहुल तुम्हारा फोर्स क्या होगा, कि सर जी बाकी टोटल का तो हमारा इतना है, पर अगर आप मेरे की बात करोगे तो मेरे को कहते हैं, मेरे वाले फोर्स को मैं कहूंगा आंशिक फोर्स। ऐसी क्या होता है बेटा, जो आंशिक दाब होता है ये होता है गैस का खुद का दाब, कि वो इंडिविजुअल क्या प्रेशर लगाती है, और एक होता है कुल दाब, पूरा मिश्रण क्या दाब लगाता है। तो टोटल दाब हमारे पास हो गया पी टोटल। अब यहां पर मैंने मान लिया पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी, ऐसे मान लिया। डाल्टन का नियम एक समीकरण तो ये होती है बेटा, अगर मुझे किसी भी गैस का मुझे क्या निकालना हो बेटा, आंशिक दाब का मान निकालना हो, अगर कुल दाब दे रखा हो तो ध्यान रखिएगा, अगर मुझे ए का आंशिक दाब निकालना है तो मुझे ए के मोल पर भाज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल प्रेशर से। अगर मुझे बी का आंशिक दाब निकालना है तो मुझे बी के मोल पर भाज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी टोटल से। और अगर मुझे सी का आंशिक दाब निकालना है तो मुझे सी के मोल पर भाज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी टोटल से। तो ये समीकरण और ये जो समीकरण है मैंने आपको बताई है, इनको कहते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब मुझे बताओ बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को डाल्टन के आंशिक दाब का नियम समझ में आया? यस और नो? क्या आप लोगों को डाल्टन के आंशिक दाब का नियम समझ में आया? आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने फटाफट ना हेनरी का नियम पढ़ाया था कल की क्लास में, फटाफट उसकी डेफिनेशन पढ़ो, फटाफट उसकी डेफिनेशन पढ़ना बेटा, फटाफट डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन पढ़नी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। अरे आज ना जो स्टूडियो है वो दूसरे वाला है, तुम्हें पता है ना सैटरडे में स्टूडियो अलग होता है, ये स्टूडियो बहुत बड़ा है, तो उधर जब मैं पानी पीने जाता हूं तो उधर निकल जाता हूं, तो तुम्हें लगता है उधर चला गया, गला सूख जाता है बार बार ना। ठीक है, जब आपने हेनरी के आंशिक दाब का नियम पढ़ा, सॉरी हेनरी का नियम पढ़ा, तो हेनरी के नियम में मैंने बताया था कि गैस का आंशिक दाब, ध्यान रखना, गैस का आंशिक दाब होता है, उसका मोल प्रभाज होता है, सॉरी हेनरी नियतांक होता है, और उसका मोल प्रभाज होता है जो वो घुली रहती है। गैस के बारे में बताया था बेटा, हेनरी का नियम यही था। हेनरी के नियम में मैंने कुल दाब नहीं बोला था, ध्यान रखिएगा, हेनरी के नियम में मैंने कुल दाब का नाम नहीं लिया था। हेनरी के नियम जब आप पढ़ रहे होंगे, हिंदी में भी पढ़ रहे होंगे, उसको भाषा में भी पढ़ रहे होंगे, तो मैंने आंशिक दाब बोला था आंशिक दाब। तो मुझे क्या है, यहां पर देखोगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, आंशिक दाब का मतलब है अगर ये नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन की विलेयता की बात कर रहा है, तो मुझे नाइट्रोजन का ही दाब चाहिए। क्या चाहिए मुझे? नाइट्रोजन का दाब। यहां पर जो दाब दे रखा है वो दे रखा है 5 वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडल का दाब 5 है, वायु में, पर वायु में है ना, 5 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, N2 के विलेहित मोलों की संख्या बतानी है, कितनी होगी भाई?
वायु के विलिहित मोलों की संख्या बतानी है आपको कितनी होगी भाई, जो नाइट्रोजन की, सॉरी। तो देखो बेटा, इसके ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कुल दाब दे रखा है 5 वायुमंडलीय, नाइट्रोजन का मोल प्रभाव दे रखा है 0.8। तो पहले हम लोगों ने क्या करा होगा बेटा, पहले हम लोगों ने सबसे पहले ये नहीं करा होगा, सबसे पहले डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लगाया होगा, ठीक है। अब यहां पर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, अगर मुझे नाइट्रोजन का दाब चाहिए तो मुझे नाइट्रोजन का मोल प्रभाज और टोटल दाब चाहिए बेटा, यही है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब नाइट्रोजन का दाब देखो, इसका जो मोल प्रभाव दे रखा है वो 0.8 है और इसका बेटा टोटल दाब दे रखा है 5। तो हमारे पास 4 वायुमंडल कह लो या 4 एटीएम जो है नाइट्रोजन का दाब आ गया। अब यहां पर हेनरी के नियम पर जहां गैस यानी नाइट्रोजन का ही हमें दाब चाहिए और बेटा हेनरी नियतांक और नाइट्रोजन की विलेयता ज्ञात करनी है। अब यहां पर अगर मुझे नाइट्रोजन का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो या विलेयता ज्ञात करनी हो तो नाइट्रोजन का दाब बटे हेनरी नियतांक ऐसे करूंगा, ठीक। वैल्यू रख लेते हैं, नाइट्रोजन का मान आया बेटा जी 4 वायुमंडल, हेनरी नियतांक का मान है 1 गुणा 10 की घात, 1 गुणा 10 की घात कितना है बेटा जी 5 है, देखो यहां पर 10 की घात 5 है, तो यहां पर 10 की घात 5 लिखा। मोल प्रभाज को आप क्या लिख सकते हो बेटा कि नाइट्रोजन के मोल बटे नाइट्रोजन के मोल और जल के मोल, राइट। यहां पर 4 गुणा 10 की घात माइनस के 4, 5। अब कहीं ना कहीं एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि जल के मोल दे रखे हैं बेटा कितने, जल के मोल दे रखे हैं बेटा जी 10 मोल जल के हैं, क्योंकि देखो मोल प्रभाज का फॉर्मूला यही होता है। और नाइट्रोजन के मोल जो होंगे वो विलायक के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे, क्योंकि हेनरी का नियम जो है वो तनु विलयनों के लिए ऊपर ही लागू होता है, सांद्र के ऊपर नहीं। अर्थात गैस के मोल विलायक की तुलना में बहुत 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 छोटे हैं। इसीलिए जल, क्योंकि देखो चूंकि H2O के मोलों की संख्या बहुत ज्यादा होगी नाइट्रोजन के मोल से, इस वजह से हमने क्या काम कर दिया, ये मान को 0 मान लिया नगण्य, और हमारे पास जो नाइट्रोजन के मोल आए वो जल के मोल नीचे लिखोगे और बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 5। अब ये मान हमें दे रखा था बेटा कितना 10, तो नाइट्रोजन के जो मोल आएंगे वो आएंगे 10 बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 5। जब इस 10 की गुणा कर दोगे तो नाइट्रोजन के मोल आएंगे बेटा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 4। इतने मोल है नाइट्रोजन के जो जल के अंदर विलय हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने डाल्टन का नियम भी समझाया आपको, ठीक है, उत्तर भी बताया और क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये भी बताया, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, यस और नो। अब ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 5 बेटा टोटल दे रखा है उन्होंने वायुमंडल का दाब, वायु का जो टोटल दाब है वो दे रखा है 5 मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। क्वेश्चन को एक बार अगर भांग के नशे से निकल गए हो तो देख लो, 5 वायुमंडलीय दाब पर वायु में वायु का दाब भी 5 दे रखा है। अरे भैया क्या करें यार, अब बताओ क्या करें। आगे देखो बेटा, यहां पर अब यहां पर जरा थोड़ा समझिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, अपना आंसर देना है, ठीक है। पढ़ने का समय मैं 90 सेकंड रख रहा हूं क्योंकि आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। हेनरी के नियम अनुसार वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब, ठीक है, विलयन में गैस के मोलांश के समानुपाती होता है, ठीक है। विभिन्न गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का सही कथन क्या होगा, जो भी हमारे पास होगा विभिन्न गैसों के लिए हेनरी का स्थिरांक,
हेनरी स्थिरांक के लिए सही कथन चुनना है। क्या होगा बेटा? ठीक है, ये चुनना है आपको। किसी निश्चित दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, गैस की घुलनशीलता उतनी ही अधिक होगी। किसी निश्चित दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, गैस की घुलनशीलता उतनी ही कम होगी। KH गैस की प्रकृति का फलन नहीं है, मतलब यह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और कल मैंने बताया था हेनरी नियतांक गैस की प्रकृति और ताप पर ही निर्भर करता है, ताप और दाब पर। अब सभी गैसों के लिए KH का मान सभी दाब पर समान होता है। क्या सभी गैसों के लिए KH का मान समान होता है? नहीं होता। तो हमसे पूछा करेक्ट क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गया बेटा स्टेटमेंट वाला, तो ये स्टेटमेंट तो हमें साफ साफ दिख रही है ना भाई, ये स्टेटमेंट तो हमें साफ साफ दिख रही है बेटा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप बी वाले को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो भाई 64.97% बच्चों का आंसर करेक्ट है। अब मुझे फटाफट बताइए बेटा, जिस जिस बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आग लगा दे। फटाफट आग लगा दे बेटा, आग लगा दो। जय बाबा की। अरे 298 केल्विन पर CO2 गैस के जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान ये पास्कल में दे रखा है। पीए का मतलब पास्कल, और पास्कल भी दाब की ही यूनिट होती है। तो 1.67 10 की घात 8 पास्कल है हेनरी नियतांक का मान। 500 ml सोडा और 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। ठीक है, तो 298 केल्विन पर घुली हुई CO2 की मात्रा बतानी है, क्या होगी? ठीक है, घुली हुई। अब देखो भाई यहां पर कैसे करोगे आप? पहले तो आपको मैं बता दूं बेटा, एक वायुमंडल जो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक वायुमंडल जो है 101325 पास्कल के बराबर होता है। आपको जरूरत पड़ेगी भाई ये 2.5 ATM को पास्कल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो प्रेशर होगा वो होगा हेनरी नियतांक गुणा, ठीक है, गुणा हमारे पास क्या होगा बेटा जी? मोल पर भाग गैस का। गैस कौन सी है? CO2। ठीक है, CO2। करो भाई इसको ऐसे, यहां पर आप रखोगे ऐसे करके, देखो भाई 2.5 गुणा 101325 ये पास्कल में हो गया कन्वर्ट। हेनरी नियतांक का मान रखोगे 1.67 10 की घात 8, फिर हमारे पास CO2 का क्या आएगा बेटा? मोल प्रभाज आएगा। ठीक है, CO2 का मोल प्रभाज आपने ज्ञात कर लिया। तो आप लोगों को मैं बता दूं भाई, जो CO2 के मोल होंगे, जो CO2 के मोल प्रभाज होंगे वो होंगे CO2 के मोल और प्लस सोडा। सोडा जो होता है, हम जिसको सोडा कहते हैं, वो होता है हमारे पास NaOH। क्या होता है भाई? NaOH होता है बेटा, राइट। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर हमारे पास हो जाएगा जो भी मान यहां से कैलकुलेट करोगे वो, ठीक है, CO2 का जो भी मोल प्रभाज यहां से आएगा उसको हल करके यहां लिख देना, इसको ओपन करके ऐसे लिख देना। तो NaOH की तुलना में CO2 के मोल क्या होंगे बेटा? कम होंगे, जैसे हम लोग करते आए थे। पहले सुनना मेरी बात को, नहीं तो बहुत इरिटेट कर रहे हो। ठीक है, तो इसके मान कम होंगे, गैस क्योंकि कम घुलती है, तो ये हमने नगण्य कर दिया। तो CO2 के मोल NaOH के मोल को आप पता है कैसे करोगे? ध्यान रखना, ये जो 500 ml है, जब ऐसा क्वेश्चन होता है, क्योंकि तनु विलयन होगा, सीधी बात है, सांद्र विलयन होगा नहीं, तो यहां पर हमने पानी को ही ज्यादा महत्वता देनी है। ठीक है, कि भाई उसमें पानी ज्यादा रहा होगा, पानी ज्यादा रहा होगा तो एक तरीके से
आप लोग ये मान लेना कि 500 ml का मतलब हो गया सोडा जल। छोड़िए, तो जल है, NaOH की भी जरूरत नहीं पड़ रही, H2O ही है बेटा। ये क्या है, H2O ही है, क्योंकि इन्होंने सोडा जल बोला है। सोडा जल का मतलब वही जो जो बंटा नहीं होता अपना, बंटा जो अपन पीते हैं, कल मैंने जो कहानी बताई थी उसको सोडा जल ही तो बोलते हैं, कि उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की अफरमेंस निकलती जाती है उसको सोडा जल बोल दिया भाई, कि CO2 की अफरमेंस बाहर निकलती रहती है। तो सोडा जल का मतलब है वाटर के अंदर घोला होगा तो सोडा जल बनाया होगा। तो इसको आपने तुलना कर दिया। तो जल का घनत्व जो होता है, जल का घनत्व जो होता है बेटा 1 होता है। तो जब जल का घनत्व 1 है तो आप लोग इसका भार निकालोगे घनत्व गुणा आयतन से, तो 1 गुणा 500 बराबर 500 ग्राम, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 500 ग्राम हो जाएगा। अब 500 ग्राम आ गया तो आप जल के मोल निकाल लेना, यहां पर CO2 के मोल आ जाएंगे। और जब CO2 के मोल आ जाएंगे और आपको भार ज्ञात करना हो तो CO2 के मोल ऐसे करना, अणुभार CO2 का यहां लिख देना। ये आपको पूरा ट्राई करना है, ठीक है, जो करोगे आप। तो फटाफट बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया, यस और नो? आंसर आ रहा है क्या भाई? वाराणसी में बारिश हो रही है, बहुत ठीक। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं हो रही? देखो, इसको जब हल करोगे ना, मैं आपको बताता हूं कैसे हल करना। आप इसको लिख लो 25, नहीं मल्टीप्लाई कर लो ना, इसको तो बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर लो। 2.5 गुणा 101325 भाग 1.67, ठीक है। तो ये आई बेटा हमारे पास 15168 4.13 और बराबर 10 की घात 8 गुणा CO2 का मोल प्रभाज, इसको इधर ले गए तो CO2 का जो मोल प्रभाज आया वो आया, इस दशमलव को इधर ले जाओ तो 1.52 लिख लो इसको आप, क्योंकि 6 को 2 स्थानों तक कर लेते हैं। 1.52। अब बेटा 1 2 3 4 5 5 स्थानों पर इधर ले गए तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की घात 5 और 10 की घात 8 नीचे चला जाएगा, इससे कट जाएगा, यहां पर 3 बचेगा, ऊपर पहुंच गया। तो ये हमारे पास आया बेटा 1.52 गुणा 10 की घात -3। ये आपने यहां रख दिया। CO2 के मोल यहां, जल के मोल आएंगे हमारे पास 500/18 बराबर 1.52 गुणा 10 की घात -3, 500/18 27.77। तो CO2 के जो मोल आए वो आएंगे 27.77 कह लो या 78 कह लो। 1.52 गुणा 10 की घात -3, ये आ गया बेटा। अब इसकी गुणा करो, 27.77 गुणा 1.52, तो ये हमारे पास आया बेटा जी 42.21 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। अगर मुझे यहां से भार ज्ञात करना हो, मोल पता लग गए, भार ज्ञात करना हो दोस्तों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CO2 का भार होगा मोल गुणा अणुभार। तो मोल हमारे पास 42.21 गुणा 10 की घात -3 है, अणुभार हो गया 44। तो 44 से गुणा कर दो आप इसको, ठीक है। तो 42.21 गुणा 44, तो हमारे पास आएगा बेटा भार, यहां से देखो, यहां लिख दो, हमारे पास जो भार आएगा ना बेटा, उसको समझो, उसका मान आया 1857 गुणा 10 की घात -3, इधर लेके जाओगे तो 1.857 ग्राम। तो इससे मिलता जुलता आंसर क्या होगा बेटा, 1.857।
तो 1.8 मतलब 5 लगभग यही होगा, हमने राउंड ऑफ करके वहां यूज किया था, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब मुझे बताओ बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि दोबारा कराना पड़ेगा? मतलब ये मत बोलना कि तुम कोशिश भी ना करो और भाई फालतू में दोबारा दोबारा। फटाफट बताओ बेटा, फिर इसके बाद मजा आएगा दोस्तों। कोई इंसान कभी भी नहीं, ये मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा कि बहुत जल्दी आप डिमोटिवेट, बहुत जल्दी आप लोग निराश, बहुत जल्दी आप आलस में मत आओ, क्योंकि ये मैराथन है, एक दिन में नहीं निकलेगा। अरे यार, बिल्कुल ही कामचोर बच्चे हैं, बिल्कुल कतई कामचोर बच्चे हैं। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, बस सबको चाहिए कि कोई हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे। वाह वाह जी वाह। दोबारा देखो, दोबारा देखो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप लोगों से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग, मैं अब आपको समझाऊंगा कुछ अलग तरीके से, ठीक है? मैं आपको समझाऊंगा, पहले बस ये समझा दूं क्योंकि यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एक वायुमंडल जो होता है वो 101325 पास्कल के बराबर होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पर हम क्वेश्चन को ले गए एक साइड, पहले हम फील करते हैं कि भाई क्वेश्चन को फील कैसे करेंगे। दोबारा समझिए, जैसे आप लोग अपने अपने स्कूल से निकले, स्कूल से निकलने के बाद अब तुम्हें अपना स्टाइल भी मारना है, ठीक है? स्टाइल ऐसे मारोगे कि भाई बहुत ज्यादा पैसे तो है नहीं, तो ऐसा है नहीं कि भाई जाएं जाके थम्स अप ले लें, कोका कोला पी लें और स्टाइल में खड़े हो जाएं। स्कूल की छुट्टी हुई है तो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना है कि हमारे पास पैसा है, पॉकेट मनी है, घर से पैसे आते हैं, हम लाइफ बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें मिल गया एक बंटे वाला। अब बंटे वाले से तुमने कहा कि हाँ भैया यो ब्लैक वाला बना दो जरा, एक एक फटाफट, 2 रुपए है मेरे पास, किसी के सामने बोलना मत, बस गिलास बड़े वाला दे देना। तो भाई साहब उसने क्या करा, एक बोतल सी ली होगी, उसमें पानी भरा होगा, फिर उसको एक पंप से में लगाया होगा, खुच 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 करा होगा, फिर बोतल निकाली होगी, गिलास में डाली होगी और तुम्हें पिला दिया होगा। अब तुम तो स्टाइल मार रहे थे, लेकिन तुम्हारे साइड में तुम्हारा दोस्त खड़ा था जिसको तुमने पूछा भी नहीं, वो दिमाग में से थोड़ा पढ़ने वाला था। उसके दिमाग में पहला तो ये आया, यार ये जो इसमें से ये जो पानी है, ये पानी नॉर्मल पानी और इस पानी में क्या अंतर है? लेकिन यार जो नॉर्मल पानी होता है उसमें से बुलबुले नहीं निकलते और इसमें बुलबुले निकल रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इस वाले पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को घोला गया होगा, तभी जाकर इसमें चिल्ड वो बुलबुले से बन रहे हैं। ओके ओके, समझ गए। यार अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर घुली होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भार घुला होगा, ऐसा देखो कितना भार घुला होगा, यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना घुला हुआ है। अब यहां से रिलेट करेंगे, हेनरी नियतांक का मान दे रखा है पास्कल में, ठीक है? हेनरी नियतांक का मान दे रखा है पास्कल में। हेनरी समीकरण हमारे पास 3 है। प्रेशर ऑफ गैस, जो भी गैस होगी, जैसे PCO2 बराबर हेनरी नियतांक गुणा द्रव्यमान, PCO2 यानी CO2 का आंशिक दाब, हेनरी नियतांक गुणा मोल प्रभाज CO2 का, द्रव्यमान CO2 का, और भाई CO2 का आंशिक दाब, सॉरी S, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर हेनरी नियतांक और गुणा में CO2 का आंशिक दाब। यह भी था जब हमें मोल प्रति लीटर में दे रखा हो। अब बात यह है कि यहां पर हेनरी नियतांक की यूनिट वो दे रखी है, हेनरी नियतांक की यूनिट वो दे रखी है बेटा जो यूनिट दाब की यूनिट होती है। अब यहां पर देखो, अगर मैं हेनरी नियतांक की यूनिट निकालता तो दाब की यूनिट बटे द्रव्यमान की यूनिट होनी चाहिए थी। यहां पर देखो, क्योंकि मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए हेनरी नियतांक की यूनिट यही हुई जो दाब की यूनिट हुई। तो हमने क्या करा कि बाकी फॉर्मूलों को हटाया, हमारे लिए ये काम के हैं, हमारे लिए क्या है बेटा, ये काम के हैं। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। CO2 का जो दाब दे रखा है वो है 2.5 वायुमंडल। अब यहां पर या तो उसको 2.5 वायुमंडल कर लो, या तो उस पास्कल को आप वायुमंडल में कन्वर्ट कर लो, या इस वायुमंडल को आप पास्कल में कन्वर्ट कर लो। तो एक वायुमंडल में अगर हमारे पास 101325 है तो 2.5 में कितना होगा बेटा, 2.5 गुणा 101
325 पास्कल के बराबर आ गया। फिर KH का मान रख दो 1.67 10 की घात 8, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज या विलेयता आ जाएगी। अब हमारे पास जो CO2 का बेटा जी मोल आए, CO2 के जो मोल प्रभाज आए उसको आप सोल्व करते हैं। 2.5 गुणा 25331 2.5, ठीक, बटे में 1.67 गुणा 10 की घात 8। तो ये आया बेटा हमारे पास 1.51684, सॉरी 151,684.13 गुणा 10 की घात -8 हो जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, दशमलव को हम इधर ला रहे हैं 1 के पॉइंट के 5, तो यहां पर हम इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 1.52 गुणा 10 की घात। अब ये 1 2 3 4 5 स्थान चलेगी तो ये -3 रह जाएगी। मोल प्रभाज निकल के आ गया CO2 का इतना, यानी इस मोल प्रभाज से कभी से भी दिखता है कि CO2 जो है वो बहुत कम मात्रा में घुली हुई है, किसकी तुलना में, जल की तुलना में। अब जो बंटा होता है उसको हम सोडा जल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा जल, यानी वो जल में CO2 को घुला गया होगा। तो बेटा जब CO2 के मोल प्रभाज की बात आएगी, जो कि यहां से निकला है 1.52 गुणा 10 की घात -3, तो हम लिखेंगे CO2 के मोल बटे CO2 के मोल और जल के मोल, राइट बेटा। अब यहां पर CO2 के मोल जल के मोल की तुलना में बहुत कम होंगे तो हटा दिए, बराबर 1.52 गुणा 10 की घात -3। तो जो CO2 के मोल आएंगे बेटा वो आएंगे जल के मोल गुणा 1.52 गुणा 10 की घात -3। हमें जल के मोल नहीं पता कितने हैं, ब्रज गुणा कर दी मैंने ऐसे करके। फिर अब आप कहोगे भाई जल का ना 500 ml दे रखा है, और जल हमारे पास क्या होता है बेटा, है। अब चूंकि जो घनत्व होता है जल का, वाटर का, वो 1 ग्राम प्रति ml है। आयतन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 500 ml, तो बेटा जो भार होगा वो घनत्व गुणा आयतन होगा। घनत्व है 1, आयतन है 500, तो बेटा ये कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। अब 500 ग्राम हो गया तो जल के मोल कितने आएंगे बेटा, भार बटे अनुभार। भार हमारे पास 500 है और भाइयों अनुभार हमारे पास 18 है, तो ये मान आ गया हमारे पास 27.77। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब हमारे पास इसका मान 27.77 आ गया, जल के मोल पता लग गए, तो CO2 के जो मोल थे ना वो थे हमारे पास जल के मोल, पिछले स्लाइड में देख लो 1.52 गुणा 10 की घात -3, हमने ये मान यहां पर रख दिया, तो 27.77 गुणा 1.52 गुणा 10 की घात -3 ऐसे कर दिया भाई। और अगर मुझे भार ज्ञात करना है किसका बेटा जी, CO2 का। क्या ज्ञात करना है बेटा, CO2 का भार। तो चूंकि मोल का एक फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, तो बेटा CO2 का जो भार आएगा वो CO2 के मोल गुणा CO2 का अणुभार आएगा बेटा। तो CO2 के मोल तो ये आ गए 27.77 गुणा 1.52 गुणा 10 की घात -3, अणुभार होता है बेटा इसका 44। अब ये जो भी मान आएगा यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, 27.77 गुणा 1.52 गुणा 44, तो ये आया हमारे पास 1857.25 गुणा 10 की घात -3। इस दशमलव को इधर ले आओ 3 स्थान, तो 1.857 है ना, यही होगा। अब बेटा यहां पर 10 की घात 3 होगा और 10 की घात -3 पहले से तो ये कट जाएगा, तो 1.857 ग्राम कहां दे रखा है भाई, 1.85, मतलब लगभग जो है वो C के आसपास दे रखा है मान, तो इसीलिए हम लोगों ने बेटा जी C आंसर लगाया। अब मुझे ये बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया।
अब भाई हेनरी के नियम पर इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बात क्लियर है, ठीक है। हेनरी के नियम के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। डन। 1.848 है, हमने यहां पर राउंड ऑफ करके लिखा है ना, तो वहां पर उन्होंने हो सकता है कि राउंड ऑफ छोटे या बड़े मान को कर लिया होगा या आगे तक घुमाया होगा। तो हमारा आंसर लगभग वही आया है 1.8। वहां पर 4 है, यहां पर हमारे पास 5 है। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया भाई। कैलकुलेशन क्यों नहीं करोगे यार, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 4 नंबर की बात है, पेपर टफ आ गया इस साल, फिर बाद में रोगे आके हमारा पेपर खराब हो गया सर, जिंदगी खराब हो गई हमारी, क्या हम एक बार और ड्रॉप ले, यही करते रहोगे क्या? आज मेहनत कर लो ना। बहुत बढ़िया भाई। अरे जल का अणुभार होता है दोस्तों 18। जल का फॉर्मूला देख लो, H2O, 2 ऑक्सीजन। अरे पता नहीं यार, पता नहीं कहीं के 18 कहां से आया? अरे जल का अणुभार होता है 18, जल की बात चल रही है, वाटर की बात चल रही है। हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 18 यहां से आया। हद हो गई। ये 500 है, किसने किया ये 50? ये वाला मान तो मैंने सही लिखा ना, 27.77। ज्यादा हीरो बन रहा है। अब देखो बेटा यहां पर, चुप, बदतमीज कहेंगे। अब मेरी बात सुनना भाई, अब यहां पर इससे आगे ना मुझे पढ़ाना राउल्ट का नियम, मुझे पढ़ाना है द्रव का द्रव में विलयन, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मुझे सिर्फ विलायक के बारे में बात करनी है, मुझे द्रव के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा द्रव के बारे में, ठीक है। द्रव के बारे में बात करेंगे या विलायक के बारे में बात करेंगे, द्रव या विलायक, जिसके अंदर आप घोलेंगे कोई वस्तु। तो कोई आप लोगों से यह पूछे कि सर जी वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, यह बता दीजिए आप, इसकी परिभाषा बताइए। अब मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा डिटेलिंग करते हुए, ठीक है। मान लीजिएगा ये मेरे पास एक बर्तन है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा समझना है डायग्राम से। एक बर्तन है, इस बर्तन के इस तल पे इस तरह से जल का एक लेवल है, तरल का एक लेवल है, और इसके अंदर बेटा जी ऐसे बहुत सारे कण होंगे। ऐसे हमारे पास क्या होंगे बेटा, जल के मतलब ये द्रव के बहुत सारे कण होंगे, ये बात हम जानते हैं, और ऊपर से हमने क्लोज करा हुआ है। आप मुझे एक बात बताएंगे बेटा, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने पर आप लोग जानते होंगे यहां पर जो इस लिक्विड के कण होंगे, मतलब ये लिक्विड ही है सेम, है ना, ये जो लिक्विड है इसी की बात कर रहा हूं, इसी के कण होंगे, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप कहोगे सर जी कैसे बढ़ेगी, बताओ जरा। मैंने कहा खुद फील करके देखो। अगर मान लो मैं एक द्रव का कण हूं और मैं इस कमरे के अंदर अभी क्लास ले रहा हूं, है ना, द्रव का कण हूं और मैं इस कमरे के अंदर घूम रहा हूं। अब किसी ने क्या काम करा बेटा, बाहर से चारों तरफ से बर्नर लगा दिया, आग लगा दी। तो पहले पहले तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगेगा कि भैया, अरे भैया गर्मी लग रही है, एसी नहीं चल रहा है। पहले तो मैं यही करूंगा, अरे यार पसीना आ रहा है, पता नहीं कहां कहां से भैया, ओहो पता नहीं कहां कहां से पसीना आ रहा है। फिर उसके बाद किसी ने और ज्यादा गर्मी कर दी, फिर मैंने लगा ओ भाई बैठा नहीं जा रहा, मैं बैठने को ही कर रहा हूं, बैठा नहीं जा रहा, मैं भाग रहा हूं इधर उधर। और किसी ने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तो फिर मैं ऐसे दुड़ू 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 ऐसे माथा मारूंगा धड़ा, है ना, मतलब इधर उधर घूमूंगा। ऐसे क्या होता है कि जब उनको हीट देते हैं तो इन कणों के बीच की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 3/2 बोल्ट्जमैन नियतांक गुणा टेम्परेचर। यानी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी द्रव का, उसके कणों की गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ये कण आपस में टकराते भी हैं।
जब ये आपस में टकराएंगे तो किसी की ऊर्जा ज्यादा भी होगी और किसी की ऊर्जा कम भी होगी। मान लो कोई एक कण है, ये आया, ये मुझसे टकराया, मैं तो हिला नहीं, खैर मेरी ऊर्जा भी इसके पास चली गई है ना, ऐसे टकराया धुड़ुम, और मैं तो थोड़ा स्लो हो गया, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई। तो वो कह रहा है कि भैया मैं नहीं रह रहा यार यहां पे, मेरे को रहने नहीं दे रहा, मेरी इतनी एनर्जी हो गई। तो वो क्या करेगा, गेट खोलेगा और तुरंत भाग जाएगा। ऐसे क्या होता है, जब इस लिक्विड के अंदर पार्टिकलों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, उनसे संभाली भी नहीं संभलती, तो वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, यहां से छोड़कर चले जाते हैं ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ छोड़ के चले जाते हैं। यानी द्रवस्था को छोड़कर कहां चले गए, इस अवस्था में चले गए, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, गैसीय अवस्था कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, गैसीय अवस्था। अब जो गैसीय अवस्था होती है, ये आपस में आपको यह भी पता है कि जो गैस के कण हैं वो भी निरंतर गति करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। भाई गैस के कण भी निरंतर गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और फिर ये इस बर्तन की दीवार पर भी टकराएंगे, और बेटा इस द्रव की सतह पर भी टकराएंगे। ठीक है, तो क्या इसको मुझे वाष्प दाब कहना चाहिए, यस और नो? क्या मुझे इसको वाष्प दाब कहना चाहिए, हाँ या ना? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आदर्श बात कर रहा हूँ सर, एटी से। सर अपना नहीं बैच आ रहा है अर्चना जी। सारे कह रहे हैं सर इसको वाष्प दाब बनाना चाहिए क्योंकि ये वाष्प है। मैं कहूंगा नहीं बेटा, इसको वाष्प दाब नहीं कहते, पहले समझिएगा, इसको वाष्प दाब नहीं कहते, इसको वाष्प दाब नहीं कहते, इसको वाष्प दाब नहीं कहते, इसको सिर्फ गैस का दाब कहते हैं। इसको वाष्प का दाब कह सकते हैं लेकिन वाष्प दाब नहीं कहते। मैंने क्या बोला, इसको वाष्प का दाब कह सकते हैं लेकिन वाष्प दाब नहीं कह सकते। कह रहे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, वाष्प के दाब को वाष्प दाब नहीं कहते तो क्या कहते हैं? मैंने कहा पूरी घटना सुनो। जब ये कण ऊपर जाएंगे, ये जो कण है गैस के, ये भी ऊपर टकराएंगे, ये भी टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे ना बेटा, तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गैस के कण जो है ऊपर जाकर संघनित हो जाते हैं। ये उदाहरण आप लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसे देखा होगा कि कभी कभी तुम्हारी मम्मी गरम खाने को किसी प्लेट से ढक देती है, गरम सब्जी को प्लेट से ढक देती है, तो उससे भाप निकलती रहती है। वो भाप भी बेटा जी कंटेनर की दीवार पर यानी बर्तन की दीवार पर और उसकी सतह पर दाब लगाती होगी, लेकिन उसको सिर्फ दाब बोलेंगे, उसको बोलेंगे। लेकिन आपने घटना क्या देखी होगी, अगर उस प्लेट पर आप जब कभी प्लेट को ऐसे उठाते होंगे तो कहता रहे मम्मी कितनी देर होगी खाना बनाए हुए, इस पे तो पानी पानी सा आ गया। और अगर रोटी के ऊपर रख दोगे तो मम्मी तो रोटी भी गिल्ली हो गई अब। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो घटना होती है जब गैस तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, वापस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं बेटा इसको? संघनन। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको कंडेंसेशन। और जब बेटा जी द्रव से वो लिक्विड में द्रव से वो गैस में जाती है, इस घटना को हम बोलते हैं बेटा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग वेपराइजेशन। तो हमारे पास क्या फिनोमिना होता है, क्या घटना होती है कि संघनन और वाष्पीकरण जो है एक दूसरे की अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय होते हैं, और इनके बीच में एक साम्यावस्था स्थापित होती है, क्योंकि जो क्रिया उत्क्रमणीय होती है उनमें एक साम्यावस्था की स्थिति होती है। मतलब वाष्पीकरण भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है, वाष्पीकरण भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब संघनन और वाष्पीकरण के बीच में साम्यावस्था आ जाएगी। उस टाइम पर सुनना, जब साम्यावस्था आ जाएगी उस टाइम पर इस गैस के द्वारा या इस वाष्प के द्वारा इस तरल पदार्थ की सतह पर जो दाब लग रहा होगा आप उसको वाष्प दाब कहोगे। ऐसे वैसे वाष्प दाब नहीं बोला जाता। बिना साम्यावस्था के अगर आपने गैस के दाब को वाष्प दाब बोल दिया तो आप गलत हो जाओगे, आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी।
कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनमें से दिया गया कथन कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो एक स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो जो बनने वाली दाब है उनके द्वारा आरोपित दाब को हम वाष्प दाब कहेंगे। तो आधे बच्चों को लगेगा हां सर कह देंगे, वो तो वही टिक करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होंगे जिनको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पता होगा, उनको पता है कि सर जी जब हम किसी द्रव को हीट करेंगे वो गर्म होगा, उसका वाष्पीकरण होगा, उसका संघनन भी होगा, और जब संघनन और वाष्पीकरण के मध्य साम्यावस्था स्थापित होगी उस टाइम पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। अब आप लोगों को क्लैरिटी समझ में आएगी नहीं आई बेटा? दोनों में हम लोग कहां गलती कर सकते थे, ये बात समझ में आएगी नहीं आई? मेरे अंदर एनर्जी आ गई फुल। बताओ भाई क्या ये क्लियर हुआ? यस और नो? समझ आया क्या वाष्प दाब होता है? अब परिभाषा देखिए बेटा, यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा? अब यहां पर मैंने कहा जब किसी द्रव को गर्म किया जाएगा तो उसका वाष्पीकरण होगा, उसका वाष्पीकरण होगा तथा उसके बाद संघनन भी प्रारंभ हो जाएगा। ये तो एक बात समझ में आई गई। अब यहां पर क्या है कि हम लोग समझ चुके हैं कि भाई ये दोनों की दोनों घटनाएं एक दूसरे की उत्क्रमणीय है। तो अगर हमें परिभाषा देनी है वाष्प दाब की तो हम कहेंगे बेटा किसी स्थिर ताप पर जब वाष्पीकरण तथा संघनन के मध्य साम्यावस्था स्थापित होगी, ठीक है, किसी स्थिर ताप पर जब वाष्पीकरण तथा संघनन के मध्य साम्यावस्था स्थापित होगी उस समय वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगता है उसे ही उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। इसको नोट करिए भाई फटाफट। जब ये नोट हो जाएगा तो आगे बढ़ना भाई। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं भाई चलने दो, फटाफट इसको नोट करिए बेटा। हो गया भाई? यहां पर वाष्प दाब नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। अब यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर देखो बेटा, अब आप मुझे एक बात बताएंगे बेटा, क्वथनांक पढ़ा है आपने? क्वथनांक, क्वथनांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में इसको हम? बॉइलिंग पॉइंट। कोई बताएगा कि बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा क्या होती है बेटा? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ईमानदारी से बताना, जल के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जल के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? फटाफट मुझे आंसर दीजिए। जल के कितने बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। पर अब पढ़ा है आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, अरे बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है सर जी 100, एक का आंसर आया है 1, 100, 3, 1, 2, n इंफिनिटी, वाई, वेरी गुड। मतलब जब मैं आपका एवरेज निकालता हूं तो मुझे लगता है कि जो 90% या 95% बच्चे हैं उनका आंसर गलत आता है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, और मुझे ऐसा भी नहीं है कि आपको यह दिखाना है कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता। देखो, मैं उन टीचर में से बिल्कुल नहीं हूं जो अपने बच्चों को यह कहते हो कि भाई तुम्हें नहीं आता, मैं बताता हूं कैसा होगा। आपको आए मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है, मेरे को आसानी मिलती है। पर हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने जब पढ़ाई करी थी तो शायद उतने ध्यान से नहीं करी थी, जिस वजह से आपको जो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन भी आप तक सही तरीके से नहीं आई, और आपने उसको समझा अपने हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेली लाइफ में, मैं बताता हूं आपकी मानसिकता क्या है, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूं ना, मैं भी स्टूडेंट हूं। मैं तुम्हारे, छोड़ो अपनी बात बताता हूं, अगर मैं तुम्हारी तरह गधा होता, बिल्कुल तुम्हारी तरह होता, मास्टर ने पूछा है भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बता, आसान क्वेश्चन है, बेवकूफ बना रहा है। बॉइलिंग पॉइंट तो वही हो जी जिसमें किसी चीज को उबाल दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितने हो जल के? अरे सर जी सबको पता 100 डिग्री, 100 डिग्री हो। मैंने कहा अच्छा 100 डिग्री, पर ठीक है। एक दो ज्ञानी ने 3 भी कहा, और किसी ज्ञानी ने यह सोचा कि सर ने यह नहीं पूछा कितना होता है, सर ने पूछा कितने होते हैं। दिमाग लगाया, ओह क्या गलत बोल रहा, नहीं मास्टर जी इसकी छोड़ो, नहीं सर जी मैं बताऊं सर, सर 1 होता है। मैं कैसे? कह रहे सर आपने ये थोड़ा ही पूछा है कि कितना होता है, आपने पूछे कितने हो सकते हैं, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। सर जी 100 डिग्री तो उसका मान हुआ ना, लेकिन वो है तो एक ही। ठीक है सर, थैंक यू। फिर वो 2 चोटियां, ओके। मतलब मुझे लगा कि भैया ये देखो, पहले कबाड़ खड़ा हुआ, पहले कबाड़ खड़ा हुआ, उस कबाड़ को गलत प्रूव करके अपने आप को अच्छा बताने वाला एक झाड़ खड़ा हुआ। मैंने कहा भैया रहने दो, मत बताओ, मेरे कानों से खून के आंसू निकलते, आंसू तो पता नहीं कहां से निकलते, खून निकल जाता है तुम्हारी बात सुन के। अब क्या है और जो ये रोले में था ना, जितना जितना ये कैजुअल खड़ा हुआ, जितना क्लास के बीच में कैजुअल खड़ा हुआ, सो हो क्वथनांक तो वही हो जिसमें उबड़ा करे, हमने तो वही पढ़ा। ठीक है, ऐसे भी तो बालक होते हैं क्लास में। और फिर उसके बाद अगर टीचर उनकी बेइज्जती कर दे और वो बच्चा रोलेदार हो, तो पता है क्या कहता है? सर जी आज आपने गलती कर दी। एटीट्यूड फुल दिखाएंगे, सर जी आज आपने गलती कर दी, आज आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि उस क्लास में कोई बैठी रहती है जिसके सामने गजब बेइज्जती हो जाती है। आदमी तो बोल नहीं पाता कि उसकी वजह से मेरे को बुरा लग रहा है, सर लेकिन आपने ज्यादा टच कर दिया। मैंने कहा बोल तो क्या हुआ? नहीं सर पता है मुझे, आज मैं देख लिया, आप सर मिलो बाहर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसको समझाता हूं बेटा मैं बाहुबली हूं,
कूट दूंगा तुझे रख के, बाहर भी मिलेगा अंदर भी मिलेगा, जहां मिलेगा वहां जाऊंगा मैं। ठीक है, अब भाई होते हैं कोई छोटे मोटे तो डर जाते हैं अपन, तुम्हारे खींच के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं नालायक लोग, लेकिन उनकी ईगो पे आ जाती है कई बार। ऐसा आपके साथ भी बहुत लोगों के साथ हुआ हो, इसलिए रिलेट कर सकते हैं और आप। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर, पहले मैं बताता हूं आपको कि क्वथनांक होता क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को यह लगता है क्वथनांक का अर्थ होता है जब कोई द्रव उबलने लगे उसको क्वथनांक कहते हैं। बात सीधी सी है, नहीं, इसको क्वथ समझिएगा। क्वथनांक क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास एक द्रव है, ठीक है, मेरे पास एक द्रव है, ठीक है, मेरे पास एक द्रव है, उस द्रव की सतह है, ठीक है, उस द्रव की है सतह है, और इसके अंदर बेटा इस तरीके से वो द्रव भरा होगा। ठीक है, अब आपने एक बात बताओ बेटा, आपको ही मैं गलत प्रूव कर दूंगा और सही भी प्रूव कर दूंगा, ऐसा नहीं गलत और सही नहीं प्रूव कर सकता। आपके अंदर में क्वेश्चन, मतलब जो डाउट है लाइफ को लेकर वो डालूंगा और फिर उन डाउटों को क्लियर करवाऊंगा। भाई जल में से भाप तो वैसे भी निकलती रहती है, ये मत सोचना कि वह तापमान, देखो कुछ बच्चे परिभाषा देंगे, वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। मैंने कहा भाई गधे सुन, हमारे यहां पे होते हैं जोहड़, तुम्हारे यहां पे होते होंगे समुद्र, हमारे यहां पे होते हैं जोहड़। जोहड़ समझते हो ना, जहां पर भैंस भैंस अपना नहाती रहती है। अब आपने गर्मियों में तो चलो इतना तापमान होता है, ऐसा प्रकाश होता है, हाई प्रकाश, उसमें हम देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। पर सर्दियों में तुमने देखा होगा कि जो जोहड़ का पानी होता है या तालाब का पानी होता है उससे भाप से निकलती रहती है, और भाप से निकलती रहती है, वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, फिर कोहरा भी बन जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या जोहड़ के पानी का तापमान हाथ देकर देखना या पैर डाल के देखना बहुत ठंडा लगेगा, और सर्दियों का टाइम वैसे है। तो यार ये तो इस 5 डिग्री टेम्परेचर में भी जो है द्रव जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो क्या इसको हम क्वथनांक कह दें? बताओ, इसको हम क्वथनांक कह दें? आप कहोगे सर जी नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन का डाउट हमें पहले तो, मतलब इस क्वेश्चन तक हमने इस तरीके से विचार नहीं किया था, हमें लगता था, लेकिन वो डाउट डाउट बना रहेगा यार, किसी ने बताया नहीं हमें, क्योंकि ये मेरी अपने दिल की बात बता रहा हूं जो तुम्हें खोल के रख देता हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। तो वहां पे लगता है कि यार हां बात तो सही कह रहे हैं, मेरे मन में डाउट था कि यार क्वथनांक इसको क्यों नहीं कहते। बड़ी बात है। फिर उसके बाद क्वथनांक को समझा, क्योंकि उस टाइम तक हमें किसी ने समझाया नहीं, आज मैं समझा रहा हूं क्या है। जब किसी द्रव को हम हीट करेंगे बेटा, तो हीट करने के बाद यहां पर कुछ गैसों के कण जो होंगे, सॉरी जो द्रव के कण होंगे, उनमें आपस में टक्कर होगी। टक्कर होने के बाद वो ऊर्जा आदान प्रदान करेंगे। किसी कण की ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सतह को छोड़कर ऊपर पहुंच जाएगा। मान लो वो ऊपर पहुंच गया, मान लो वो ऊपर पहुंच गया, तो वाष्पीकरण तो बहुत पहले हो गया ना बेटा। भाई अगर हमारे पास द्रव जो है गैस अवस्था में जा रहा है और वाष्पीकरण होना चालू हो गया, तो क्या इसी टेम्परेचर को हम क्वथनांक कह दें? आप कहोगे नहीं सर इसको नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते। और जब इसको हम गर्म कर रहे होंगे ना बेटा, जब इसको हम गर्म कर रहे होंगे तो एक कहीं ना कहीं वातावरण में रखा होगा। अब वातावरण में धूल के कण, ठीक है, धूल के कण, गैस के कण, ये सब उपस्थित होते हैं, और ये सब मिलाकर बाहर जो है बेटा एक वायुमंडल का दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? एक वायुमंडल का दाब लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर, बाह्य दाब। इसको हमने क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एक वायुमंडल का दाब लग रहा है। अब ये जो अंदर का वाष्प दाब है, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? वाष्प, वेपर प्रेशर को मैंने वीपी कर दिया, ठीक है। जो वाष्प दाब है किसी द्रव का और बाह्य दाब है, इसमें अंतर होगा। आप इसको हीट करोगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल ऊपर जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब ये वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बाह्य दाब के बराबर हो जाएगा। उस समय जो भी तापमान होगा, मैंने ये नहीं कहा कि पानी उबल रहा है या बुझ रहा है या फ्रिज हो रहा है, नहीं, मैंने कहा कि वह तापमान किसी द्रव के लिए, वह तापमान, वह निश्चित तापमान
जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए उसी को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक कहते हैं। अगर मान लो ये पानी है और बाह्य वायुमंडल ये दाब एक वायुमंडल दाब है, तो आप इतना हीट करो पानी को, इतना हीट करो पानी को कि उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए, तब जाके वो उबलना चालू होगा। और ऐसा पानी 100 डिग्री पर करता है। अगर मान लो मैं इसके ऊपर एक बांट रख दूं, एक बांट रख दिया मैंने, तो बेटा वो बल लगाएगा तो इस पर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। अगर मैंने इस पर कोई मास रख दिया, द्रव्यमान रख दिया, है ना, W रख दिया, मतलब मास रख दिया, तो जब मैं इस पर कोई भार लगाऊंगा तो इस प्लेट पर ऊपर से दाब ज्यादा लगेगा। अब एक वायुमंडल नहीं लगेगा, अब एक से ज्यादा लगेगा। तो फिर क्या होगा? दोबारा से जो है वाष्पीकरण रुक जाए या क्वथना उबलना जो है पानी का बंद हो जाएगा। फिर दोबारा से आप उसको और हीट करो, और हीट करो, और तापमान बढ़ाओ, और तापमान बढ़ाओ, और तापमान बढ़ाओ, और किसी तापमान पर दोबारा जाके फिर बाह्य दाब के और वाष्प दाब बराबर होंगे, फिर पानी दोबारा उबलना चालू हो जाएगा। मैंने कहा मैं तो यार जब ये दोबारा उबलना चालू हो गया, मैंने एक और बांट रख दिया इसके ऊपर, एक और बांट रख दिया W2, एक और भार रख दिया, तो ऊपर का दाब क्या हो गया? और बढ़ गया। अब अंदर का दाब क्या रह गया? कम रह गया। वाष्प दाब क्या रह गया? कम रह गया। फिर मैं इसको हीट कर रहा हूं तो तापमान और बढ़ाता जा रहा हूं, और बढ़ाता जा रहा हूं, और बढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, तो अब फिर से एक पॉइंट आएगा जब इसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर होगा, फिर उस वाले तापमान पर यह बॉइल होना चालू कर देगा या क्वथित होना चालू कर देगा, तब उसको तब का हम वाष्प दाब कहेंगे, यानी सॉरी जो क्वथनांक कहेंगे। और क्वथनांक जो है वो निर्भर करता है बेटा जी कि बाहर दाब कितने लगे हैं, मतलब कितने क्या लगा है, दाब का फंक्शन है। अब दाब तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना बेटा, एक वायुमंडल रख सकते हैं, 1.5 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2.25 रख सकते हैं, 2.5 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 10,000 रख सकते हैं, कितना भी बढ़ाते जाओ, अनंत तक चले जाओ। आप बाह्य दाब को आप चेंज करते कितनी बार भी चेंज कर लो, तो जितनी बार बाह्य दाब चेंज होगा, इस वाष्प दाब को उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग तापमान की जरूरत पड़ेगी। तो अनंत बारी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा जी किसी भी द्रव के, ध्यान रखिएगा, किसी भी द्रव के अगर पूछा हो कुल क्वथनांक कितने होते हैं, तो वो 1 या 100 नहीं होता। ठीक है, तो पहले तो क्वथनांक की परिभाषा भी बताऊंगा। क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है बेटा? किसी द्रव का वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जब उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाए, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। दूसरी चीज देखेंगे बेटा यहां पर, नोट पॉइंट। किसी भी द्रव के कुल क्वथनांक अनंत हो सकते हैं, अनंत बराबर टू अनंत हो सकते हैं। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, अगर बेटा दाब फिक्स है, अगर बाह्य दाब फिक्स है, ध्यान रखना दाब फिक्स है, तब किसी भी द्रव का क्वथनांक सिर्फ एक ही होता है। अगर बाहर का दाब 1 वायुमंडल है तो जल हर बार क्या होता है? 100 डिग्री पर ही उबलता है। अगर आप बाहर का दाब चेंज कर दोगे तो फिर टेम्परेचर 100 पर नहीं उबलेगा, फिर किसी और पर उबलेगा। जैसे जो बच्चे उत्तराखंड से, हिमाचल से मुझे अभी देख रहे होंगे,
उनको पता होगा कि कभी कभी जब हम खाना बनाते हैं तो खाने में दाल वाल कुछ कच्ची रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि बेटा जैसे पहाड़ों पे हम जाते हैं तो वहां पर बाह्य दाब कम हो जाता है, और जब हम पानी के अंदर उन सब्जियों को या दालों को डालते हैं तो क्योंकि बाह्य दाब कम हो गया तो बेटा पानी का दाब बहुत जल्दी ही बाह्य दाब के बराबर हो गया। तो वो जो सब्जी का पानी होता है वो हमें उबलता हुआ नजर आता है। तो जब वो उबलेगा तो हमें पता है क्या लगेगा, हमें लगेगा कि भाई ये तो सब्जी बन गई, और सब्जी बन गई तो हम उसको साइड रख लेते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि ये कच्ची रह गई। क्यों कच्ची रह गई? क्योंकि बाह्य दाब कम हो गया, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, जल्दी आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे किसी भी द्रव के कुल क्वथनांक अनंत हो सकते हैं, परंतु स्थिर दाब पर किसी भी द्रव का, ठीक है, किसी भी द्रव का किसी भी द्रव का एक ही क्वथनांक होता है अगर दाब फिक्स है तो। ठीक है भाई, मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई और आप लोगों ने नोट भी कर लिया, यस और नो? क्वथनांक की परिभाषा, साथ ही साथ में ये नोट। बहुत बढ़िया भाई, गुड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा सा रिलेट करना यहां पर। जैसे किसी भी द्रव का वाष्प दाब जितना ज्यादा होगा, मतलब जो कोई वाष्प दाब जितनी जल्दी बढ़ेगा किसी भी द्रव का, ठीक है, वो उतनी जल्दी बाह्य दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होगा तो जल्दी से थोड़ा सा गर्म करो, जल्दी से आ जाएगा और वो बाह्य दाब के बराबर हो जाएगा। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी क्वथनांक, वो क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मान लो कोई द्रव हमारे पास ऐसा है जिसका वाष्पीकरण करने में हमारे पसीने छूट गए, तो उसके वाष्प दाब को बाह्य दाब के बनाने तक, बराबर तक ले जाने में भी हमारे पसीने छूट जाएंगे। तो उसको वहां तक ले जाने में हमें बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा किसी भी द्रव का वाष्प दाब होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, और किसी भी द्रव का वाष्प दाब जितना कम होगा उसका बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर एक रिलेट कर लेना कि वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा है कि बॉइलिंग पॉइंट जितना कम वाष्प दाब उतना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा वाष्प दाब उतना कम। हुआ भाई रिलेट? हुआ बेटा रिलेट यहां पर? अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं भाई, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब व बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। सांद्रता पद बेटा मैंने करवा दिया था आपको मोल अवधारणा में, इसीलिए उसका जो टाइम बचेगा वो उसको यहां पर डिटेल में यूज होगा ना। ये चीजें इतनी खोल खोल के डायग्राम बड़ा बड़ा समझा रहा हूं, मेहनत लग रही है भाई, और क्या। अब देखो आगे यहां पर अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास वाष्प दाब तथा क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब तथा क्वथनांक को
तो कहीं कहीं पर बेटा मैं क्वथनांक की बात करूंगा, कहीं कहीं पर मैं वाष्प दाब की बात करूंगा, केवल वाष्प दाब की। क्योंकि जब मैं ताप की बात करूंगा ना, ताप का प्रभाव, जब मैं ताप की बात करूंगा बेटा, तो ताप का क्वथनांक भी एक ताप है, और ताप का ताप पे क्या ही प्रभाव पड़ेगा, तो मैं ताप वाली बात नहीं करूंगा। भाई आज देखो सैटरडे है बेटा, और मैंने आपको एक बात समझाई है कि सैटरडे की क्लास में उस स्थान से नहीं लेता जहां से रेगुलर लेता हूं, और यहां पर थोड़ा सा सिस्टम अभी मतलब ये लास्ट वीक है, इसके बाद का जो अगला वीक आएगा उसमें आपकी सैटरडे क्लास वहीं से चलेगी जहां से मैं रेगुलर लेता हूं, क्योंकि जो मेंटेनेंस का काम है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा इस वीक। तो अगले मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी, तो हम लोग वीडियो कॉल किया करेंगे। अभी लेकिन पढ़ाई पर फोकस करना है। अब बेटा हम सबसे पहले कहेंगे वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा बेटा, वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव। अब रिलेट करता हूं मैं आपको, मेरे पास ना दो कंटेनर है बेटा, मेरे पास क्या है, दो कंटेनर है, और दोनों के अंदर द्रव समान है, दोनों के अंदर द्रव समान है, ठीक है। और आप लोग ये भी समझ सकते हो कि ऊपर के सरफेस पर जो द्रव होगा हमारे पास कोई भी, उसी के कण होंगे। यहां पर भी बेटा ऐसे ही उसके कण दे रखे होंगे। हमने क्या काम करा, इसको हीट दी और इसको भी हीट दी। इसका तापमान T1 है और इसका तापमान T2 है। तो भाई चलो ताप बढ़ाकर देखते हैं हमारा लॉजिक काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं इस कंटेनर की इसके बात करूं तो मैंने क्या काम करा बेटा, ताप को बढ़ाया होगा, यानी T2 का मान ज्यादा रखा T1 से, T2 का मान ज्यादा रखा T1 से। तो आप रिलेट करके बताइएगा, जब तापमान इसका ज्यादा है तो बेटा इसके कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, इसके कण ज्यादा ऊपर जाएंगे, और यहां पर ताप कम है तो इसके कण ऊपर कम जाएंगे। तो यहां पर अगर बेटा जी मैं नो कण ऐसे दिखा रहा हूं आपको, नो कण ध्यान से देखिएगा, मेरे डायग्राम में छुपी हुई बातें हैं, नो कण दिखा रहा हूं कि भाई नो कणों का वाष्पीकरण हो गया या नो मोल का वाष्पीकरण हो गया। इस डायग्राम में मैंने भर भर के ज्यादा कण ऊपर पहुंचाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जितना ज्यादा ताप बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, वाष्पीकरण होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। अब इसका वाष्प दाब हमारे पास P1 है और इसका वाष्प दाब हमारे पास P2 है। आप लोगों ने यह तो पता होगा कि जहां पर कणों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर दाब भी ज्यादा होता है ना। तो आप मुझे बताइए फटाफट, कहां पर आपको ज्यादा लग रहा है कि वाष्प द्वारा साम्यावस्था पर ज्यादा दाब लगवाया जाएगा, यानी वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, तुम अपने आप रिलेट करो। अगर मैंने तापमान बढ़ाया है, मतलब T1 से T2 को मैंने दिखाया कि T2 बड़ा है T1 से, तो आपके हिसाब से वाष्प दाब कहां पर ज्यादा होगा, P2 में या P1 में? हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कणों ऊपर गए होंगे, वाष्पीकरण हुआ होगा। जितना वाष्पीकरण होगा उतना बेटा जी वो कंटेनर की दीवार पे और फिर इस गत्ते पर टकराएंगे, और जितने ज्यादा कण टकराएंगे बेटा, जितने ज्यादा कण टकराएंगे उतना वाष्प दाब लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग दाब का और कणों की संख्या में एक रिलेशन होता है, पीवी बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अवगाद्रो नियतांक आरटी। मोल को मैंने एनआरटी कर दिया, तो जहां पर कणों की संख्या ज्यादा होगी बेटा वहां पर दाब भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये समानुपाती है। ध्यान से देखिएगा, प्रेशर और कणों की संख्या क्या होगा, समानुपाती है, तो P2 ज्यादा है। तो यहां से हम लोगों ने एक बात समझी बेटा कि ताप के बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। किस किस को बेटा जी ये बात समझ में आ गई, किस किस को बेटा जी ये बात समझ में आ गई, फटाफट बताइए भाई, वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव।
आ गई भाई, क्लियर? हाँ, नोट भी करना है, समझना भी है, ये बनाने भी है, और क्या। अब देखो बेटा आगे कहानी, ठीक है। द्रव की प्रकृति, दूसरा होगा बेटा द्रव की प्रकृति। तो इसको मैं समझाऊंगा एक डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू क्या समझाऊं मैं आपको, रिलेट करूंगा डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे मेरे पास ना 3 कंटेनर है बेटा, 3 मैंने बर्तन लिए, अलग अलग, अलग अलग द्रव लिए, ठीक है, अलग अलग द्रव लिए, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया। अब देखो बेटा, एक तरफ मैंने ले लिया बेटा जी पानी, एक तरफ मैंने ले लिया बेटा जी CH3 CH2H एल्कोहल, और एक तरफ ले लिया मैंने हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में आप जानते होंगे, पेट्रोल में क्या होता है बेटा, एन हेप्टेन प्लस आइसोओक्टेन, ये होता है बेटा, एन हेप्टेन और आइसोओक्टेन। लेकिन जो एल्केन है उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तो कुछ होती नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर रिलेट करते हैं बेटा, एक तरफ लिया हमने पेट्रोल, सॉरी सॉरी, एक तरफ हमने क्या लिया बेटा जी, जल, दूसरी तरफ हमने लिया बेटा जी अल्कोहल, बहुत खुश हो रहे होंगे अल्कोहल के नाम पे, और तीसरी तरफ आपने क्या लिया बेटा, पेट्रोल, ये लिया बेटा पेट्रोल। अब यहां पर जल के और जल के कण होंगे बेटा, HOH, यहां पर जल के कण होंगे, और आप समझिएगा यहां पर जल के कणों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, है ना। ये किसी के साथ कर रहा होगा, ये किसी के साथ कर रहा होगा, ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर जब अल्कोहल की बात करोगे तो अल्कोहल में ROH ORH, ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल में हाइड्रोजन एक कम हो गया, अल्काइल ग्रुप आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां भी हो रही है पर उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी पानी के अंदर हो रही है। और यहां पर जो एन हेप्टेन होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एन हेप्टेन हो गया, या 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 8, ये मिक्सचर हो गए अल्केन के। इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इनमें सिर्फ लंडन फोर्स लग रहा है या डिस्पर्जन फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं अंतर आणविक बलों के बारे में बात करूं बेटा, अंतर आणविक बलों के बारे में बात करूं, तो मुझे इतना बात समझ में आ गई कि जो अंतर आणविक बल होंगे, अंतर आणविक बल, वो जल के सबसे ज्यादा होंगे, फिर CH3 CH2OH एल्कोहल के होंगे, और फिर पेट्रोल के होंगे। इनके बीच में ज्यादा बल लगेगा। अगर मैं समान ताप पर सबको हीट करता हूं, क्योंकि स्थिर ताप पर ही चेक करूंगा बेटा, क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो ताप मुझे सेम रखना पड़ेगा, बाह्य दाब मुझे सेम रखना पड़ेगा, तभी कंपैरिजन होगा। तो मैंने ना इनको समान हीट प्रदान करी, इसको भी हीट प्रदान करी, इसको भी हीट प्रदान करी, और इसको भी बेटा जी हीट प्रदान करी। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, यहां पर जल के जो हैं 1 2 3 4 5 कुछ ही कण ऊपर गए, क्योंकि यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज्यादा है, इनके इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता। तो यहां पर क्योंकि समान ताप पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहां पर अगर 5 गए तो अल्कोहल के ज्यादा जाएंगे। क्यों ज्यादा जाएंगे अल्कोहल के? क्योंकि अल्कोहल के अंदर अंतर आणविक बल उतना ज्यादा नहीं है जितना जल में था। तो भाई अगर यहां पर 5 गए तो पक्का यहां पर 5 से ज्यादा जाएंगे। तो यहां पर मैंने कुछ और ज्यादा करके दिखा दिया भाई। अब मैंने कहा कि पेट्रोल में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम है, तो पार्टिकल बहुत ज्यादा आएंगे।
तो बेटा आप देख सकते हो जहां पर कणों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं इसको बोलता हूं VP1, इसके वेपर प्रेशर को बोलता हूं VP2 और इसको बोलता हूं VP3, तो मैं कह रहा हूं मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट को दिखाया है कि ऐसा होगा। और आप लोग समझ चुके हो, अर्थात आप लोग समझ चुके हो कि VP1 का मान सबसे छोटा होगा, VP2 का उससे बड़ा और VP3 का मान सबसे बड़ा होगा। अब ये क्या बात सिद्ध करता है? ये बात सिद्ध करता है कि जहां पर अंतर आणविक बल ज्यादा होंगे, जहां पर अंतर आणविक बल ज्यादा होंगे बेटा, वहां पर वाष्प दाब कम होगा। वहां पर क्या होता है, वाष्प दाब कम होता है। तो हम लोगों ने यह बात समझ ली कि जो वाष्प दाब है किसी भी द्रव का, वो अंतर आणविक बलों के व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंतर आणविक, जहां पर अंतर आणविक बल होंगे वहां पर वाष्प दाब क्या होगा बेटा, कम होगा। तो द्रव की प्रकृति पर ही तो निर्भर कर रहा है, द्रव के अंदर अंतर आणविक बल क्या है? अंतर आणविक बल एक तरीके से द्रव की प्रकृति ही हुई बेटा। तो फटाफट मुझे बताइए, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया बेटा, यस और नो? क्या आप लोगों को यह वाला पद समझ आया कि द्रव की प्रकृति पर किस तरीके से वाष्प दाब निर्भर करता है, किस किस प्रकार निर्भर करता है? समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया भाई, कि जितना ज्यादा अंतर आणविक बल होगा वाष्प दाब उतना कम होगा बेटा। चलो अब देखो बेटा एक बात और, यहीं पर क्वथनांक की बात भी कर लेते हैं। अगर मान लो बाहर का दाब एक वायुमंडल है, बाहर का जो जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करा, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, ये एक्सपेरिमेंट जो है आप ये मान लीजिएगा कि मैंने बाहर के दाब में ही करा होगा, वातावरण में ही करा होगा, और बाहर का दाब मैंने जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक वायुमंडल मान रखा है। तो आप ये सोचिए किसका वाष्प दाब जल्दी एक वायुमंडल के बराबर हो जाएगा? इसका, क्योंकि कण ज्यादा है तो वाष्प दाब ज्यादा है तो जल्दी से हो जाएगा। इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसका वाष्प दाब सबसे कम है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जिसका वाष्प दाब सबसे कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। और हम ये भी जान गए हैं अंतर आणविक बल जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब कम होगा तो इस दाब को बाह्य दाब के बराबर होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्वथनांक ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोगों ने यह बात भी समझी कि भाई जो क्वथनांक होता है किसी भी लिक्विड का, ठीक है, वो समानुपाती होगा अंतर आणविक बलों के, कि अंतर आणविक बल जितने ज्यादा होंगे उस लिक्विड का क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा और भाई उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई दोस्तों, यस और नो? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई बेटा? हाँ या ना का जवाब दीजिए फटाफट। यह घटना समझ में आई? अभी बेटा एक दो घटना और आएंगी, फिर उसके बाद राउल्ट का नियम आएगा भी, रहेगा भी, और आपको समझ में भी आएगा और आपको यह भी नहीं लगेगा कि यार हमने तो, मतलब एक्चुअल में दिल से खुशी होगी कि यार इतने आसान तरीके से हमने खत्म किया। ठीक है, इतना मजा तुम्हें आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, आपको चैप्टर का लोड नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप डीपीपी सॉल्व करते रहिएगा। आज की डीपीपी में ढेर सारे क्वेश्चन है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपका काम आप करना और मेरा काम इतने प्यार से पढ़ाना है। आप कहोगे ना कि कोई बहुत बड़ा टफ टॉपिक लगता था सर जी, हमें क्रिस्टल क्लियर नहीं होता था, हमें डाउट आते थे, और डाउट सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें धमकाना नहीं है आपको। डाउट सॉल्व करने का मतलब है कि हमें टॉपिक को इतना प्यार से खत्म करना है कि एक पॉइंट पर बात करनी है कि डाउट बचे ही ना। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे यहां पर कहते सर जी डाउट चेक कर लो, डाउट चेक कर लो।
अरे मुझे पता है जब तेरे अंदर डाउट आएगा तो थोड़ी देर बाद वो डाउट खत्म भी हो जाएगा। क्यों? उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूंगा, हर एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मजे लेते रहें, और पढ़ाई बहुत हसीन चीज है, ठीक है। लव लेटर से ज्यादा प्यार जो अगर किसी को कर पाए पढ़ाई को, तो समझना बेटा डॉक्टर बनना तय है आपका, ठीक है। तो जितने खुश आप किसी से लव लेटर प्राप्त करने में होते हो ना, उससे डबल खुशी होनी चाहिए हमें कि आज हमने एक टॉपिक का कल्याण कर दिया। कल्याणम हो गया भाई, आज इस टॉपिक का कल्याण हो गया भाई, मजा आ गया भाई। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।